हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनना। एक बार की बात है, एक मकड़ी जो होती है वह अपने आशियाना यानी घर बनाने की तलाश में वो ढूंढ रहा था कोई जगह ऐसा जहां पर वह आराम से घर बना करके रह सके। वह काफ़ी दूर टहलने के बाद देखने के बाद उसे घर का एक कोना नज़र आया। उस कोने में वह अपनी मकड़ी का जाल जो है ना वह बनाना शुरू किया ताकि मैं आराम से रह सकूं। वह ऐसा कि जब वह बना ही रहा था, बनाना जैसे शुरू किया उसी रास्ते से एक बिल्ली गुजर रही थी। बिल्ली देखा, अरे बोला मकड़ी से कि भाई तुम किस जगह पर घर बना रहे हो? यहाँ इतनी साफ जगह में कोई कीड़ा मकोड़ा मिलेगा जिसको तुम खा सको? कोई तुम्हारी जाल में फंसेगा? मकड़ी को लगा कि यह सही बोल रहा है बिल्ली। वो क्या करता है, अपनी जाला बनाना छोड़ देता है और वो चला जाता है किसी दूसरे जगह की तलाश में। वह फिर टहलते टहलते एक ऐसे जगह पहुंचता है जो घर के जो खिड़की होती है ना, खिड़की के बाहरी भाग जहां पर थोड़ा सा गंदगी थी, बाहर का कुछ पेड़ पौधे की आशियान था, तो उस जगह पर उसने बनाना शुरू किया। जैसे ही आधा जाला बनाया उसी समय एक पक्षी वहां आती है और बोलती है कि तुम किस जगह अपनी घर बना रहे हो? जानते हो, एक बार बारिश आएगी या एक बार हवा आएगी, तुम्हारी जाला उड़ जाएगी। ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम मेहनत करके घर बनाओगे लेकिन वह टिक नहीं पाएगा तुम्हारा। मकड़ी को लगता है बिल्कुल ये सही बोल रहा है। वह अपनी घर बनाना फिर छोड़ देता है, सोचता है कि नहीं चलो दूसरी जगह बनाया जाए, वहां घर हम बनाते हैं। फिर वो वहां से निकलता है और फिर दूसरे जगह की तलाश ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते घर में देखता है कि एक पुरानी सी अलमीरा जिसमें कोई वस्तु नहीं है, गंदा बिल्कुल पड़ा हुआ है, बिल्कुल गंदा जैसा है। उसका एक दरवाजा तो ना थोड़ा सा खुला हुआ था। उसको ऐसा लगता है कि ये जगह बिल्कुल ही उपयुक्त होगा। यहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होंगे, बहुत पुरानी है तो, और सेफ भी है, कहीं से कुछ हवा बारिश भी नहीं आएगी। चलो यहीं घर बनाते हैं। जैसे ही वह घर बनाने की शुरुआत करता है, फिर वहीं पर एक जो है ना छिपकली वो आती है और बोलती है कि तुम किस जगह आ गए हो घर बनाने के लिए? तुम ये जो बना रहे हो ये बहुत पुरानी है, एक समय आएगी, बहुत नज़दीक का समय है, वह इसको बेच दिया जाएगा क्योंकि अलमारी पुराना है। मालिक घर को साफ सफाई में इस अलमारी को क्या करेगा, बेच देगा। तुम्हारे घर बनाने का इरादा ना बिल्कुल गलत है। वो घर बनाना छोड़ देता और सोचने लगता है, और वो घर नहीं बना पाता है। वो घर नहीं बना पाता है। आपने क्या सीखा इससे? कि जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग हमारी सोच को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। हम जो काम करने वाले होते हैं ना, कुछ उसमें नकारात्मक भावना फैला देता है, जिसके कारण हमें उस काम में गलतियां नजर आने लगती है, और जो काम सही भी होने वाला होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए, काम जो भी होगा अच्छा होगा। चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 12th, जिनका अध्याय का नाम है औपनिवेशिक शहर। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है समझिएगा। जब अंग्रेजों का शासन हमारे भारत में था और उस औपनिवेशिक समय में जिन शहरों का विकास हुआ उनके बारे में आज पढ़ेंगे। शहर कौन कौन थे याद रखेंगे। सबसे पहले उस समय शहर जो विकसित हुआ था उस शहर का नाम था कलकत्ता। कौन कौन शहर थे याद रखेंगे। उस समय मूल रूप से 3 शहरों की विकसित हुई थी। एक था कलकत्ता, एक था मद्रास और तीसरा मुंबई। आखिर ये 3 शहर क्यों विकसित हुए, इसके पीछे क्या कारण था, चलिए और आखिर अंग्रेजों ने इनका ज्यादा महत्व क्यों दिया, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका मेन कारण क्या है समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं भारत का मैप है हमारा, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। ये भारत का नक्शा है और ये जो देख रहे हैं यही हमारा कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल है, और यहीं पर अंग्रेजों की एक किला है जिनका नाम था उस समय फोर्ट विलियम। ये जो देख रहे हैं यहाँ आंध्र प्रदेश, सॉरी यहाँ पर मद्रास है। ये क्या है, मद्रास। यहाँ पर भी अंग्रेजों का एक फोर्ट है, फोर्ट जॉर्ज। और ये जो देख रहे हैं महाराष्ट्र, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मुंबई। अब गौर करके देखिएगा,
ये जो नीली नीली वाली दिखाई पड़ रही है ये सब जल है। क्लियर? ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा हिंद महासागर है और ये हमारा अरब सागर है। तीनों शहर जो थे वह समुद्र के किनारे बसे हुए थे। अब अंग्रेजों को आने के लिए मूल रूप से उस समय व्यापार के उद्देश्य से आती थी, और व्यापारिक सामानों को लाने और ले जाने के लिए क्या होता था कि जो हमारी हवाई जहाज होती है उससे यात्रा करना थोड़ा सा कठिन होता है और ज्यादा खर्च लगता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, हवाई जहाज से अगर आप सामान को ले जाइएगा या आप खुद जाइएगा तो वहां किराया बहुत ज्यादा लगेगा, यानी समझिए 10,000 जहां लगेगा, वहीं पानी की जहाज से अगर आप लेके जा रहे हैं, पानी की जहाज से लेकर के जा रहे हैं तो आपको उससे आधे से भी कम लगेगा, मात्र 2,000 में चला जाएगा। अब भारी से भारी सामान को आप हवाई जहाज से ले भी नहीं जा सकते और समुद्र की रास्ते से ले जा सकते हैं। तो अंग्रेज क्या करता था, यहां से जितना भी कच्चा माल खरीदता था उसको यहाँ इकट्ठा करता, यहाँ इकट्ठा करता, यहाँ इकट्ठा करता, फिर बड़ी जहाज आती थी, उस जहाज में इसको लोड करके और उसको कहाँ भेज देती थी? इंग्लैंड। फिर इंग्लैंड से जो सामान आती थी उसको यहाँ उतार लेती थी, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी पूरे देश में। यानी कहने का अर्थ है कि उसको व्यापारिक केंद्र, वो क्या था? उसका व्यापारिक केंद्र था, इसलिए उस शहर का विकास हुआ। क्लियर? मूल रूप से हम लोग इस अध्याय में इन्हीं बातों को पढ़ेंगे। चलते हैं, इन बातों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे की ओर चलते हैं कि जब हमारे देश में क्या था, एक और छूट गया है, वो होगा पार्ट। औपनिवेशिक शहर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम चलते हैं, जब हमारे देश में हड़प्पा था, हड़प्पा संस्कृति थी, उसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा हमारे देश में विकसित हुआ था। आपने देखा होगा 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दयाराम शाहनी, दयाराम शाहनी, और दूसरे थे राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज किया था। जब ये खोज किए तो वहां पर कुछ शहर विकसित नजर आई, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। ये सब आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा। ये सारे वहां पर शहर विकसित थे, कहाँ? हड़प्पा में। और जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है या भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानी जाती है, वहां की जो नगरीय व्यवस्था थी, क्योंकि वो नगर सभ्यता था, वो कैसा था? नगर सभ्यता। क्यों नगर सभ्यता था? क्योंकि वो शहर जो था ना वो सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया था, बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया। जिसने भी बनवाया होगा उस समय में, ऐसा उसका कोई लिखित विवरण है नहीं कि किसने बनवाया, लेकिन जिसने भी बनवाया होगा वो बड़ा सुंदर ढंग से बनवाया था और उसका स्ट्रक्चर बड़ा सुंदर था, इसीलिए उसको नाम रखा गया नगरीय व्यवस्था। क्या नाम रखा गया? नगरीय। जैसे आप हड़प्पा को देखेंगे तो हड़प्पा में एक मुख्य सड़क ऐसे होती थी, बड़ी वाली सड़क, इसके किनारे एक बड़ी नालियां बनी होती थी, ये जो नाली थी, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद एक सेकेंडरी सड़क होती थी, फिर दूसरी सेकेंडरी सड़क होती थी, तीसरी सेकेंडरी सड़क, चौथी सेकेंडरी सड़क, ऐसे करके रहती थी। अब इनके बीच में फिर ऐसे करके सेकेंडरी सड़क होती थी, ऐसे ऐसी सड़क होती थी, और जितने सड़क हैं उन सब के किनारे किनारे नालियां बनी होती थी, है ना। और खासियत ये होता था, ये सड़क जो है ना एक दूसरे के कहां काटती थी? समकोण पर काटती थी, एकदम सीधा सड़क बनाया जाता था, ठीक है। अब इन सड़कों के दोनों तरफ ऐसे करके घर बने होते थे, इन सड़कों के दोनों तरफ घर बने होते थे, इस तरह के ऐसे करके। अब किसी व्यक्ति को भी सड़क की कमी नहीं होती थी। अब जैसे मान लीजिए बीच बीच में घर बना दिया जाए तो आने जाने की कठिनाइयां होती थी, लेकिन वहां पर ऐसे नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक मेन सड़क ऐसे गुजरा और यहां से हमने एक सड़क ऐसे खींचा तो इसके दोनों तरफ से घर बने हैं, इस सब का सड़क यही हो गया। क्लियर? एक सड़क हमने ऐसे खींचा तो यहां से एक ऐसे करके घर बनाया, ऐसे करके घर बनाया। अब इन सारे घरों का सड़क ये हो गया। अब इस घर में निकलेंगे या फिर यहां से आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, तो उनको सड़क की कमी नहीं होती थी। इसके तरफ क्या होता था? नालियां होती थी, तो इनकी घर की गंदगी जो है वो नालियां में बहती थी, फिर सड़क वाली मेन बड़ी नाली में, और ये नाली कहां बह जाता था? नदियों में बह जाता था, ठीक है। तो इस तरह से सड़कों का क्या था, मतलब उस समय क्या हो रहा था, बहुत सारे मतलब व्यवस्था अच्छी थी वहां पर। सड़कों की व्यवस्था क्या थी? बहुत ही अच्छी थी।
इसीलिए इस समय यानी कि हड़प्पा सभ्यता को ना हम लोग क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं। इसलिए क्योंकि वह सुंदर सभ्यता थी, बहुत अच्छी। बनवाने वाले जो स्ट्रक्चर करने वाले लोग थे वह बहुत सुंदर ढंग से। आज हम लोग उसी टाइप पर, उसी आधार पर हम लोग शहर का निर्माण करते हैं। जब भी निर्माण होता है, जैसे अब मुंबई शहर बनवाया गया, जैसे मद्रास शहर निर्माण हुआ, जैसे कोलकाता शहर का निर्माण हुआ, किसी स्ट्रक्चर करता है यानी कि जो उसको आर्किटेक्ट कहते हैं, आर्किटेक्ट वालों ने पहले उसका नक्शा तैयार करवाया, ठीक है, और नक्शा तैयार करके एक सुंदर ढंग से उसको बनाया। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी क्या थी, एक सुंदर नगरीय सभ्यता मानी जाती है। क्योंकि उसकी खासियत क्या थी, तो पहला याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें होती थी वो समकोण प्रकार की थी, और दूसरा वहां नाली का जो व्यवस्था था वो बहुत सुंदर था। क्लियर। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए। अब वहां से शहर विकसित हुआ, उसके बाद चलते हैं महाजनपद के बारे में। हमारे भारत में जो खास करके बहुत सारे जनपद विकसित हुए थे, उन जनपदों में कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा। नंबर एक जनपद जैसे मगध। बहुत सारे जनपद थे, हमने बताया था कि जब उत्तर भारत बिल्कुल खाली था तो लगभग 16 जनपद का निर्माण हुआ था, जिनमें गंधार, कौशल, अवंती, सुरसेन, पंचाल इत्यादि बहुत सारे थे। नहीं, इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन था, मगध। जहां के राजा कौन से, बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे। नहीं, ऐसे लोग हुए थे जो हम लोग पढ़े थे अध्याय में। क्लियर। तो आगे चलते हैं, तो ये मगध आखिर क्यों हुआ वो सब तो हम लोग पीछे पढ़े थे, उसको जाके देखिए। लेकिन उस समय कुछ शहर विकसित हुए थे, जिनमें था, याद रखिएगा, राजगिरी, जो कहां की थी, मगध की राजधानी थी। इसके अलावे उज्जैनी, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, यही मगध की बाद में राजधानी कौन बना, पाटलिपुत्र बना। ये सब नगर विकसित हुए थे, ठीक है, और ये भी बहुत सुंदर ढंग से बनाए गए थे। ये सारे शहर भी किस तरह सजे हुए थे, सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से। एक यूनान के जो दार्शनिक थे जिनका नाम था मेगास्थनीज, उनकी एक पुस्तिका है जिनका नाम है इंडिका। याद रखेंगे क्या नाम था, इंडिका। उनके अनुसार शहरों का विकास सुनियोजित ढंग से हुआ है, माने पटना शहर का जो विकास हुआ है वो सुनियोजित ढंग से हुआ। अब अभी पटना जाइए, इतनी विकसित हो गई है पटना, इतना लोग बस गए हैं, लेकिन वहां सड़कों का एकदम बहुत बड़ा चौड़ा सड़क है। देखिएगा जाकर के, कभी पटना गए होंगे तो देखिएगा कि वहां की चौड़ाई सड़कों की कब बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि जिन्होंने भी पटना का निर्माण करवाया होगा वो पहले जानता था कि आने वाले समय में यह शहर काफी भीड़ भरी होगी, तो उसके सड़कों का चौड़ाई क्या हो गया, बढ़ाओ। अब पहले से निर्माण बहुत बड़ा है, अभी भी सड़क बहुत चौड़ी चौड़ी है वहां पर, इतनी गाड़ी चलने के बाद भी आपको लगेगा कि बिल्कुल खाली खाली चल रहा है। नहीं, ये ऐसा वहां पर। तो कहने का अर्थ है कि उन्होंने, कौन, मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा कि पाटलिपुत्र का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। तो आपने क्या देखा, पहला देखा कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी शहर थी, चाहे वो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपर, ये सब शहर थे, वो सुनियोजित ढंग से बनाए गए थे। क्लियर। दूसरा आपने क्या पढ़ा कि जब महाजनपद का विकास हुआ, यानी मगध में जो शहर विकसित हुए, उन शहरों में भी बड़ा सुंदर ढंग से बनाया गया, सुनियोजित ढंग से बनाया गया था। अब चलते हैं हम लोग, 80 रुपया। अब चलते हैं हम लोग, ठीक। इसके अनुसार देख रेख, मतलब वहां पर क्या कहते हैं, इतिहास बतलाता है कि जो मेगास्थनीज थे वो कहते हैं कि ये जो शहर थे, कौन, राजगिरी, उज्जैनी, कौशाम्बी, ये सारे शहर जो थे, इनको देखरेख करने के लिए कौन होते थे, नगर पालिका। शहर की देखरेख कौन करता है, नगर पालिका करती है। अभी भी शहर का देखरेख कौन करता है, नगर पालिका। नगर जैसे गांव पंचायत का देखरेख करने का काम पंचायत का है, उसी तरह से शहर का देखरेख करने का काम किसको आता है, नगर पालिका। नगर पालिका जो है ना, वो क्या करती है, शहर के सारे कामों को देखरेख करती है। तो वहां पर शहर का देखरेख करने का काम। चलते हैं, और ये दोनों अभी जो आपने पढ़ा, कौन कौन, पहला पढ़ा मगध, और दूसरा पढ़ा आपने मगध के प्राचीन काल के जो शहर थे, और दूसरा हड़प्पा के जो शहर थे। ये दोनों प्राचीन काल के शहर कहलाते हैं, पुराने शहर कहलाते हैं। ठीक है, जब आपसे पूछेगा अगर ऑब्जेक्टिव में कि हड़प्पा किस काल के शहर हैं, किस काल में विकसित हुआ था, तो प्राचीन काल में। राजगिरी किस काल में हुआ था, तब प्राचीन काल में। वहां ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि राजगीर किस काल के शहर हैं, या किस काल में शहर विकसित हुआ था, तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्राचीन काल में। अब चलते हैं यहां से हम लोग अब मध्य काल में देखते हैं। मध्य काल की शुरुआत हमारे देश में होती है कब से, तो याद रखेंगे 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी, जब से हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। हमारे देश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है। कौन किया था दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया और वहां से लगभग 1857 तक, जब तक मुगलों का शासन रहा है तब तक ये मध्यकाल कहलाता है। उस समय भी बहुत सारे शहर का विकास हुआ। देखिए पहले जो शहर बने थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो खत्म हो गया, बाद में जो राजगिरी उज्जैनी कौसंबी पाटलिपुत्र बना, ये सब उस समय क्या हो गया, खत्म हो गया। पाटलिपुत्र रहा, उसका नाम चेंज करके क्या बना दिया गया, पटना बना दिया गया। लेकिन राजगिरी उज्जैनी कौसंबी का शहर उतनी विकसित नहीं रही। बाद में जब राजगिरी ये कौन आए, मध्यकाल जब आया और उस समय जितने भी राजा आए उसके बाद वो सब ये सब शहर को छोड़ दिए और अपना कुछ शहर बनाया, ठीक है ना, अपने शहर का निर्माण किया। जैसे दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, ये सब शहर जो थे, इलाहाबाद, ये सब शहर का निर्माण करवाया और इन सारे शहरों का विकास खूब हुआ। देखिए ध्यान रखेंगे 1206 से 1857 मध्यकाल कहा जाता है। इस काल में बहुत सारे शहर का विकास हुआ, जैसे दिल्ली, आगरा, सासाराम, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद इत्यादि, ये सब शहर बने, नया नया शहर, ये मध्यकाल के शहर। आपसे पूछेगा सासाराम किस काल के शहर हैं या किस काल में विकसित हुआ था, तो मध्यकाल में, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखेंगे। चलते हैं, अबुल फजल के अनुसार उस समय लगभग 3200 से अधिक कस्बे थे जो गांव से अधिक विकसित होता था। कस्बा का मतलब क्या है समझिए, कस्बा का मतलब हुआ गांव है जैसे अपना, तो गांव में छोटा छोटा कहीं कहीं घर आसपास में रहता है और ज्यादा लोग खेती पर निर्भर करते हैं। कस्बा का मतलब हुआ कि ज्यादा लोग व्यापार पर निर्भर करते हैं, नौकरी पर निर्भर करते हैं, वहां जनसंख्या गांव से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। घर एक दूसरे से काफी सटे सटे होते हैं, घर 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला होता है ना, तो ऐसी जगहों को हम लोग क्या समझते हैं, कस्बा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कस्बा। तो उस समय जब समय हमारे देश में राजा अकबर थे, उस समय भारत में कितने कस्बे थे, 3200 से ज्यादा कस्बे थे। यानी वही धीरे धीरे बना है शहर, वो अब धीरे धीरे क्या बन गया है, शहर। देखिए यह शहर बड़े बड़े स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध थे। यानी जब मध्यकाल जब आया तो ये जो आप देख रहे हैं दिल्ली, आगरा, सासाराम, फतेहपुर सीकरी, यहाँ कोई खास चीज नहीं थी। क्या थी, वहां पर जो मुगल साम्राज्य हुआ, मुगल या अन्य प्रकार के जो दिल्ली सल्तनत के शासक हुए, वो सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बनवाए, भवन बनवाए, इसलिए प्रसिद्ध है। हम आगरा अभी क्यों जाते हैं, तो आगरा किला देखने के लिए, ताजमहल देखने के लिए। फतेहपुर सीकरी क्यों जाते हैं, तो जामा मस्जिद देखने के लिए, अकबर की जो मकबरा है उसका देखने के लिए। नहीं, इसी तरह से हम लोग दिल्ली क्यों जाते हैं, तो लाल किला देखने के लिए, है ना। अरे अभी तो व्यापारिक शहर के रूप में विकसित हुआ है, लेकिन पहले वो किसके नाम से जाना जाता था, तो लाल किला देखने के उद्देश्य से लोग जाता था। नहीं, वहां पर लोटस टेम्पल है, उसको देखने के लिए जाता था। ये कौन बनवाया, तो मुगल काल में ये सब बनवाया गया था, सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर। उस चीज को देखने के लिए लोग इसको मानते थे और वहां जाते थे देखने के लिए। तो वही कहते हैं कि बड़े बड़े स्थापत्य के लिए शहर क्या था, प्रसिद्ध था। इस शहर में राजा की राजधानी और अन्य कलाकृति का केंद्र था, और वो शहर क्या था, राजधानी हुआ करती थी, जिसके कारण वो धीरे धीरे विकसित हुआ। जैसे कभी मुगलों का राजधानी दिल्ली हुआ करता था, कोई मुगल शासक जो हुए तो वो उसका अपनी राजधानी को क्या कर दिए, उठा करके आगरा रखा है, कोई उठा करके उसको रखा है कहाँ, फतेहपुर सीकरी रखा है, नहीं रखा है। तो अपनी अपनी राजधानी, अलग अलग मुगल थे, अलग अलग उसकी राजधानी बनाया, और जिसको राजधानी बनाया वो धीरे धीरे क्या हो गया, शहर में विकसित हो गया, क्योंकि लोग वहां आने जाने लगे राजधानी होने के कारण, तो वो धीरे धीरे कैसा बन गया, वो शहर बन गया। चलिए, मुगल काल में जो शहर बनाए गए, इसमें अलग अलग जागीरदार और मनसबदार रहते थे, और उस शहर की प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। माने जहां राजा रहेंगे, जहां जागीरदार रहेगा या कोई अच्छा व्यक्ति रहेगा, तो उस समय उस शहर का क्या होगा, खूब प्रतिष्ठा होगी, मान सम्मान होगा, नहीं मान सम्मान होगा, और जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। अब जैसे मेन शहर में, राजधानी में तो राजा रहते थे, लेकिन छोटे छोटे जो रहते थे कस्बा वहां पर कोई जागीरदार रहता था, या कोई जा रहे हैं, और कोई मनसबदार रहते थे। जब ये रहते थे वहां पर, तो जिस जगह वे रहते थे उस जगह धीरे धीरे फिर क्या बनने लगा, शहर बनने लगा। नहीं, चलिए, इसी तरह से अब इन कस्बों में ध्यान दीजिएगा, क्या बता रहे थे, शहर की प्रतिष्ठा, इन सब की राजधानी बने हुआ करता था जहां राजा रहते थे, और राजा जहां रहते थे ना, वो क्या कहते थे, किला कहला, मतलब वो राजधानी कहलाता था। और राजा एक किला के अंदर रहता था, राजधानी वो किला के अंदर रहता था, और किला में चारों तरफ सुरक्षा के पूर्ण प्रबंध होता था। माने कोई लोग उसको बाहर से उसके अंदर जा नहीं सकते थे। किला के ऊपर जो है ना, वो क्या कहते हैं, सैनिक या तो बंदूक लेकर के समझिए, या तीर धनुष लेकर के तैनात रहता था, कि कोई उसके अंदर जाने लगेगा तो उसकी
नहीं, ऊपर से ही मार दिया जाएगा। ऐसा किला के अंदर रहते थे और उस किला के भीतर यानी उस राजधानी के भीतर में बहुत सारा उद्यान, महाविद्यालय, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद सारे जगह का निर्माण करवाता था। कौन? राजा। उसकी देखरेख करने का काम किसका? राजा के दायित्व होते थे। खास करके जब मुगल शासक थे, जब मुगल वाले थे, तो वो लोग किस पर ज्यादा ध्यान देते थे? तो मस्जिद के निर्माण पर। उस समय मुगल जो थे, क्योंकि इस्लाम थे, तो वो लोग मस्जिद के निर्माण पर। लेकिन वही चलेंगे आप दक्षिण भारत चले जाइए, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, जब वहां जाइएगा तो वहां पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण लोग हैं। तो वहां जो भी राजा हुए ज्यादा सो हिंदू राजा बड़े बड़े हुए। तो हिंदू राजा हुए तो वहां पर ज्यादा किसका निर्माण किया गया है? मंदिरों का निर्माण करवाया। तो वहां के राज्य में राजधानी में कौन रहते थे? मंदिर का जब ज्यादा ध्यान दिया गया। और उत्तर भारत में जो मुगल थे वो किस पर ध्यान दिया ज्यादा? लेकिन उनकी जो राजधानी थी उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होती थी। एक सेकेंड, थोड़ा सा आते हैं नीचे से। तो हम देख रहे थे कि उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे जो राजधानी हुआ करते थे, जहां राजा रहते थे, वो किला के अंदर घिरा रहता था, उसके अंदर कोई नहीं जाता था। अब देखिए, जो कस्बा होता था ना, कस्बा के अंदर शहर रहता, मतलब वो भी किला के अंदर रहता था। किला के मेरे चारों तरफ से घेरा रहता था, बाहर से लोग उसके अंदर नहीं जाते थे। अब उनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे हो भाई? तब भोजन का प्रबंध जो होता था, वो किसान जो खेती करते थे उससे वो लोग यहाँ से बाहर से यानी कि गांव से भोजन जाता था उसके लिए, शहर के लिए हो, कस्बा के लिए हो, भोजन यहाँ से जाता था। अब भोजन बना के नहीं, अनाज का उत्पादन हुआ, फल का उत्पादन हुआ, सब्जी का उत्पादन हुआ, जैसे अभी भी होता है। शहर के लोग थोड़ी उत्पादन करते हैं, नहीं करते हैं। हम लोग गांव वाले उत्पादन करते हैं। हम लोग यहाँ से व्यापार करने के लिए व्यापारी लोग खरीद करके यहाँ से कहाँ ले जाता है? शहर। शहर में उन लोगों को उपलब्ध होता है। तो पहले भी यही होता था, ठीक है ना। और जब भी उन राजधानी पर आक्रमण होती थी या कोई दूसरे राजा उस पर आक्रमण कर देता था, लड़ाई होती थी, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए कहाँ भागते थे? तो इन्हीं गांव में चले आते थे या जंगल में चले जाते थे। चलिए, तो ये सब हम लोग देख रहे थे। आगे चलते हैं। लेकिन जैसे मुगलों का प्रभुत्व कम हुआ, मुगल का प्रभुत्व कम होने लगा, यानी 1706 में मुगलों का क्या हो गया? पतन हो गया। मुगल के जो अंतिम शासक थे औरंगजेब, वो बहुत शक्तिशाली रहे। औरंगजेब के मरने के बाद लगातार सब क्या हो गया? बिखर गया। उनके बाद जितने शासक हुए वो अच्छे नहीं थे, माने शक्तिशाली नहीं थे, जिसके कारण उसका प्रभाव कम गया और उसने नई स्थापत्य नहीं बनाई, नए शहर का निर्माण नहीं करवाया। ठीक है, जितने बाबर थे, अकबर थे, शाहजहां था, ये सब सुंदर सुंदर शहर बनवाया, सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बनवाया। लेकिन उसके बाद जो भी शासक हुए वो अच्छे शहर का निर्माण नहीं करवा सके। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। और जैसे अंग्रेज का प्रभाव बढ़ा तो इन सारे शहरों का प्रभाव कम हो गया। देखिए, पहले वाले में आपने क्या देखा कि जो हड़प्पा शहर था उसका प्रभाव कम गया। फिर जब मगध की राजधानी विकसित हुई तब मगध के जो शहर थे उसका प्रभाव कम गया। मध्यकाल में जो शहर विकसित हुए तब मध्यकाल में वो विकसित हुआ, तो उसके बाद उसका फिर अंग्रेजी शासन काल में उसका प्रभाव कमने लगा। ठीक है ना। अब आगरा उतना विकसित नहीं है जितना पहले था, मध्यकाल में जितना था। अब कौन विकसित हुआ समझ जाइए। अब क्या हुआ कि उसके बाद नए शहर का निर्माण हुआ, जिनमें याद रखेंगे लखनऊ, पूना, बड़ोदरा, नागपुर जैसे छोटे शहर का विकास हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये आधुनिक काल के हैं। ये सब शहर कौन काल के हैं? आधुनिक काल के। हम लोग अभी अब आधुनिक काल में चले गए। ठीक है, ये जब अंग्रेजों का पतन हो गया, सॉरी मुगलों का पतन हो गया, जब अंग्रेज भारत में आई तो ये सब शहर विकसित हुए। अब ये सब शहर कैसे विकसित हुआ समझिएगा। क्योंकि मुगल का शासक जैसे शासन कमा, तो उस समय क्षेत्रीय राजा थे, छोटे छोटे राजा। जैसे आपने कानपुर का नाम सुना होगा, लखनऊ के राजा का नाम सुना, झांसी के राजा का नाम सुना, नहीं सुना? तो जो उसमें ज्यादा राजा विकसित थे तो वो लोग ना इस सब शहर का निर्माण किया, जो छोटे छोटे राजा थे। जिसमें अपने लखनऊ की रानी कौन थी? बेगम हजरतमल, आपने सुना होगा ना। तो इसी तरह से लखनऊ विकसित हुआ, उसी तरह से पूना, बड़ोदरा, नागपुर ये सब छोटे छोटे राजा ने विकसित किया। चलिए आगे चलते हैं। मुगलों की शक्ति कमने से सभी छोटे राज्य आपस में झगड़ने लगे। अब जैसे झगड़ने लगे तो सबको अपनी अपनी सेना की जरूरत हुई। तो बहुत सारे सेना के काम करने के लिए लोग वहां पर जाना शुरू कर दिए। कि लगा लोगों को कि राजा को क्या चाहिए? सेना चाहिए। हम वहां रहेंगे तो हमारी भी नौकरी सेना में हो सकती है। तो वो लोग वहां जाने लगे। फिर देखा कि वहां पर जनसंख्या बढ़ने लगी, तो व्यापारी लोग अपना सामान बेचने के लिए कहाँ जाएंगे? जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां। जो दिल्ली में रहते थे, जो आगरा में व्यापारी रहते थे, अब वो कहाँ आने लगे?
पूना आने लगे, नागपुर आने लगे। क्यों? अपनी सामान को बेचने के लिए। जो शिल्पी होता था वो देखा कि भाई हमारे इन सारे शहरों का, पुराने जो शहर थे उसमें क्या हो गया, उसका प्रभाव कम हो गया, वहां लोग कम रहने लगे हैं। अब सब लोग कहाँ जाने लगे हैं? लखनऊ चले गए, नागपुर चले गए, तो जनसंख्या वहां बढ़ रही है, तो हम भी चले जाते हैं वहीं, क्योंकि हमारा शिल्प वहां विकसित होगा। अब मान लीजिए कोई चीज हम सामान बनाते हैं, जहां जनसंख्या है ही नहीं, तो सामान बिकेगा? नहीं बिकेगा। कहाँ बिकेगा? जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां। तो अब क्या हुआ, देखिए दिल्ली से जो आगरा था, फतेहपुर सिकरी था, जो मुगलों के शासन में अच्छा शहर था, वहां के जो व्यापारी, वहां के जो शिल्पी, वहां के जो सैनिक थे, वो अब कहाँ चलने लगे? नागपुर, लखनऊ, पूना, ये छोटे छोटे शहरों में आना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पर हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ हमारा व्यापार चलेगा, तो चलते हैं हम लोग वहां। चलिए, इसके अलावे ये शहर में आकर के बस गया, इस शहर का निर्माण हो गया। अब चलते, कस्बा तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, कस्बा के बारे में देख ही लिए पीछे, फिर भी देख लेते हैं। देखिए, कस्बा जो होता था, याद रखेंगे, कस्बा जनसंख्या जहां पर क्या होती थी, गांव से ज्यादा हुआ करती थी। कस्बा, कोई पूछे अगर कस्बा क्या है तो क्या बताइएगा? मैंने वैसी जगह, गांव का ही एक जगह जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो जाए, उसको कहेंगे हम लोग कस्बा। जैसे एक उदाहरण लीजिए, जैसे अभी हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। और यही गांव में जब जनसंख्या बढ़ने लगेगी, ये गांव में जनसंख्या बढ़ने लगेगी, तो ये गांव क्या किस में बदल जाएगा? कस्बा में। यानी इसको आप गंज कह सकते हैं, गंज नहीं। और वही जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, तो हम लोग हो जाएंगे शहर में परिवर्तित हो जाएंगे, और ज्यादा हो जाए तो महानगर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो कस्बा का मतलब होता है कि क्या होता है? छोटा सा गांव। यहाँ के अधिकांश लोग देखिए किस पर निर्भर करते हैं? तो खेती पर, शिकार और पशुपालन पर। कस्बा ग्रामीण लोगों के प्रभुत्व में रहता है। किलाबंदी करने कस्बा अलग हो जाता है, यानी जब किलाबंदी हो जाता है तो गांव से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। कस्बा पर किसी भी आक्रमण करता है तो लोग कहाँ आकर के बस जाते हैं? गांव में आकर के बस जाते हैं, जो हमने बताया। और शहर के लोग अपने सामान बेचने के लिए या खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? गांव जाते हैं, गांव से सामान खरीद करके फिर शहर चले जाते हैं। या गांव के लोग भी अपना सामान बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? शहर कस्बा में जाते हैं, बेच करके आते हैं। ठीक है, चलिए अब औपनिवेशिक काल में शहरों की स्थिति थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, औपनिवेशिक काल में मूल रूप से 3 ही शहर के बारे में हमको इस अध्याय में पढ़ना है। जो मूल अध्याय है वह क्या है? 3 शहर का विकास कैसे हुआ, इनके बारे में। तो मूल शहर कौन? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। ये मूल रूप से थे उस समय के मछली उत्पादक केंद्र। उस समय के क्या थे? मछली उत्पादक केंद्र थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता था, क्योंकि समुद्र के किनारे थे, तो अधिकांश लोग, वहां के लोग जो थे वह मछली ही उत्पादन करते हैं, मछली का ही व्यापार करते थे। कोई दिक्कत? दूसरा वहां पर था सूत का उत्पादन होता था। सूत का मतलब हुआ जो रेशा होता था। जैसे कलकत्ता की बात करेंगे तो वहां सबसे ज्यादा पटुआ यानी पटसन का उत्पादन होता था। पटुआ होता है जिससे बोरा बनता है, गलीचा बनता है, झोला थैला बनता है। नहीं, ये सबसे ज्यादा अभी भी उत्पादन कहाँ होती है हमारे देश में? तो जो कलकत्ता का हुगली नदी है उसके किनारे लगभग बहुत सारे क्या है? फैक्ट्री है, और वहां पर उत्पादन होती है। ऐसे हमारे बिहार के हर जिला में एक एक था, किसी जिला में दो दो था। जैसे हमारे समस्तीपुर जिला में भी मुक्तापुर में एक जूट मिल अभी भी वर्तमान है, ठीक है ना। दरभंगा में 2 था, मधुबनी में 2 था। लेकिन अब जूट का उत्पादन अपने बिहार में क्या हो गया है? कम हो गया है। जूट का स्थान प्लास्टिक ले लिया है, क्योंकि जो बोरा जो होता है ना, जिसको जूट का बोरा कहते हैं, चट्टी वाला बोरा हम लोग कहते हैं अपने यहाँ, तो चट्टी वाला बोरा का बिक्री मार्केट में क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि वो महंगा है। और वहीं जगह प्लास्टिक का बोरी सस्ता मिलता है, तो हम लोग किसको उपयोग करते हैं ज्यादा? प्लास्टिक वाला। तो जूट का उत्पादन लोग कम करना शुरू कर दिया। बारिश भी नहीं आती है तो अच्छा रेशा भी नहीं होता है, और दूसरा नंबर प्लास्टिक स्थान लेने के कारण उतना महंगा हो गया, इसलिए लोग उसको उपयोग करना छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मिल, लेकिन फिर भी वहां पर कलकत्ता में अभी भी जूट मिल सबसे ज्यादा है, हुगली नदी के किनारे। बंगाल की बात करें तो बंगाल में रेशा का उत्पादन था। दूसरा नंबर चलेंगे मुंबई की बात, तब मुंबई अभी भी किसके उत्पादन के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है? तो सूती कपड़ा उद्योग के लिए। नहीं, ये 2 केंद्र जो था ये रेशा के उत्पादन के लिए सबसे सुंदर माना जाता था, रेशा के उत्पादन के लिए। तो क्या हुआ कि यानी जो अंग्रेज थे उनकी नजर इन सारे शहरों पर पड़ी। कौन कौन? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास पर। इसका मेन कारण क्या था? क्योंकि वह किसके किनारे बसा हुआ था? समुद्र के किनारे। और समुद्र के किनारे बसा होने के कारण यहाँ पर व्यापारिक केंद्रों का आना जाना शुरू हो गया, इसीलिए यहाँ पर लोग ज्यादा करके अपना केंद्र बनाए।
क्लियर, मैंने अपना ध्यान आकर्षित किए। लेकिन भारत के कई राज्यों में केवल अंग्रेजों ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी अधिकार किया। जैसे देखिए 1510 में पणजी पर एक जगह है पूना के बगल में पणजी, वहां पर पुर्तगाल ने कब्जा कर लिया। कब? तो 1510 में। 1605 में मछलीपट्टनम पर डच ने अधिकार कर लिया। मछलीपट्टनम नामक एक जगह है, पट्टनम जो भी है। 1639 में मद्रास में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 1673 में पांडिचेरी में पुर्तगाल ने अधिकार कर लिया। देखिए ऐसे हम लोग लड़ाई लड़े थे मूल रूप से किससे? अंग्रेजों से। हम लोग कह रहे थे भारत पर किसका अधिकार है? अंग्रेजों का। अंग्रेज का ही अधिकार नहीं था, यहाँ पर डच वाला भी, पुर्तगाल वाला भी और फ्रांस वाला भी अधिकार किए हुए था। लेकिन उन लोगों से हमें लड़ना नहीं पड़ा, ठीक है ना। जब हम अंग्रेज को हरा दिए तो धीरे धीरे ये लोग खुद ब खुद चले गए। हम लोग आजादी के बाद भी ये लोग हमारे देश पर शासन करता रहा, लेकिन हम लोग किससे लड़े थे? मूल रूप से अंग्रेजों से हरा करके, अंग्रेजों को भगा करके हमने अपनी स्वाधीनता ली है। इसीलिए हम लोग अंग्रेजों की लड़ाई के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, इनके बारे में कोई इतिहास में बताता भी नहीं है। नहीं, लेकिन भारत पर ये लोग भी अधिकार किए हुए थे। कौन? तो डच वाला, पुर्तगाल वाला और फ्रांस वाला, ठीक है ना। तो ये सब अपना केंद्र बनाया। कौन? व्यापारिक केंद्र, सब समुद्र के किनारे था। क्लियर। बाद में अंग्रेजों ने 3 शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। यहाँ बंदरगाह की सुविधा और यातायात की सुविधा बहुत सस्ता थी। शहर को बाद में जो 3 शहर थे, कौन कौन? अभी जो हम लोग पढ़े, मुंबई पढ़े हैं, मद्रास पढ़े हैं और कोलकाता की बात करें हैं। तो वहां पर अंग्रेजों ने क्यों अपना शहर विकसित किया? इसका मेन कारण था कि वहां पर व्यापारिक केंद्र था उसका, इसलिए क्योंकि वहां से यातायात की सुविधा थी, बंदरगाह की सुविधा थी। अब बंदरगाह क्या था तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। इन शहरों में सबसे पहले अनेक कोठियां बनाई। पहले अंग्रेजों ने क्या किया? उन शहर में बहुत सारी कोठियां बनाई। कोठियां समझ रहे हैं ना, माने अपने अनाज को रखने के लिए या अपने जो शहर से वो बनवा करके सामान लाते थे तो वो व्यापारिक चीजों को रखने के लिए कोठियां बनाई। जैसे अपने पटना में एक कोठी है जिसका नाम है गोलघर, कलकत्ता में उसका नाम है फोर्ट विलियम, ठीक है। इसी तरह से अगर चले जाएंगे आप वहां मद्रास में तो उसका अलग है। सब जगह, ठीक है ना, किला बनवाया। और ये तो मेन जगह था, उसके अलावा छोटे छोटे किला बनवाए और उस जगह पर क्या करना है? वह शुरू कर दिया रखना लोगों को। मैंने जैसे अपने अपने समस्तीपुर की ही अगर बात करेंगे तो समस्तीपुर में चले जाइए तो दलसिंह सराय में एक है कोठी। दलसिंह सराय में अंग्रेजों की एक कोठी है, ठीक है। वो मतलब उसको क्योंटा कहते हैं, क्योंटा जगह का नाम है। दलसिंह सराय में 1 किलोमीटर दूर क्योंटा है। क्योंटा में अंग्रेजों की कोठी है, बहुत बड़ी कोठी है। और उसमें आप जाइएगा देखिएगा तो अंग्रेजों की पुरानी पुरानी किलाएं हैं, मतलब जो भवन है उसमें। तो यहाँ का जो भी उत्पादन होता था वो कहाँ जमा होता था? क्योंटा में। टैक्स, अनाज उनाज। और यहाँ से जब हो जाता था, उछला जाता था, फिर बैलगाड़ी पर लोड करके और उसको भेज दिया जाता था कहाँ? पटना। फिर पटना के गोलघर में वो जमा होता था। और इधर अपना हरसिंहपुर में जो आप जाते होंगे वहां मेला देखने के लिए, कौन? मोरबा। तो मोरबा वाले रास्ते में हरसिंहपुर एक गांव है, वहां पर कोठी है अंग्रेजों की, ठीक है। तो अपने जिला में तो समझिए 2 गो तो ऐसे नजदीक में हो गया, नहीं हो गया? तो यानी सब जगह अंग्रेजों ने क्या किया? कोठियां बनवाई। और उस जगह पर देखिए सबसे पहले कोठियां बनाई। इन नगरों में व्यापार करने के लिए बहुत लाभ मिलता था, इसीलिए उसने इसकी राजधानी बनवा दिया। क्योंकि यहाँ पर उसको व्यापार करता था जब अंग्रेज, तो इससे बहुत लाभ होता था क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ हुआ करती थी। ये मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा जगह था, उत्पादन के हिसाब से अच्छा जगह था। तो ये लोग देखा, अंग्रेज देखा, क्योंकि अंग्रेज बुद्धिजीवी था, वो देखा कि यहीं से हमारा लाभ ज्यादा है तो इसी को राजधानी बना दिया जाए। तो उसने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। हम लोग 1912 में दिल्ली राजधानी बनाए हैं, उससे पहले हमारी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? अब देखिए जब मुगल थी तो हमारी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। मुगल के शासनकाल में राजधानी दिल्ली, दिल्ली सल्तनत जिसको हम लोग कहते हैं। जब मुगल भारत में आ गए तो मुगलों ने दिल्ली को फिर से चेंज करके पहले दिल्ली रखा, बाद में उसको कर दिया आगरा, तब कर दिया फतेहपुर सिकरी। नहीं कर दिया, राजा अकबर अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? फतेहपुर सिकरी बनाया था, तो चेंज कर दिया। फिर बाद में उसको ले गया कहाँ? नहीं, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली को छोड़ करके कहां बना दिया? कोलकाता। कोलकाता उसकी राजधानी बन गया, ठीक है। और 1912 में हम अपनी राजधानी कहां बना दिए हैं? बाद में दिल्ली बना दिए। चलिए, इन नगरों में व्यापार अधिक लाभ होने के कारण राजधानी बनाई। इन राजधानी में बड़े बड़े भवन बनाए गए। अब देखिए इन राजधानी में वो लोग क्या किए? अंग्रेजों ने बड़े बड़े भवन बनाए। जैसे मद्रास में है जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम है उसका? फोर्ट जेन, बहुत सुंदर भवन,
बहुत अच्छा भवन। कलकत्ता में है फोर्ट विलियम और मुंबई में है फोर्ट, उसका नाम है फोर्ट। और यहाँ पर कौन रहते थे? तो अंग्रेज के अधिकारी रहते थे। अंग्रेज के माने ऐसा जगह था जहाँ पर बड़े बड़े अंग्रेज के अधिकारी होते थे, वो रहते थे, उनके परिवार के लोग रहते थे। बड़ी सुंदर कोठियां अलग होती थी जहां अनाज रखा जाता था या सामान आता था। ये भवन किसके लिए बनवाए गए थे? अंग्रेज के अधिकारियों को रहने के लिए। जो अंग्रेज आते थे भारत, मतलब इंग्लैंड से भारत, तो वो कहाँ रहेंगे? तो उनको रहने के लिए, उनके परिवार के लोगों को रहने के लिए ये लोग बनवाए गए थे 3 जगह में। सबसे बड़ा तो याद रखिएगा, मद्रास में कौन है? याद रखिएगा, फोर्ट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज। मद्रास का जो किला है, मद्रास का जो अंग्रेजों का भवन है, उसका क्या नाम है? द फोर्ट सेंट जॉर्ज। कलकत्ता में है, उसका नाम है फोर्ट विलियम। और मुंबई में उसका नाम है सीधे फोर्ट। बहुत सुंदर सब भवन है, वो अभी भी वर्तमान है, ऐसा नहीं कि टूट गया है, वो सब है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना? सभी बड़े बड़े अधिकारी उनमें रहते थे, उनके परिवार के लोग रहते थे। और एक बात याद रखिएगा, जो पाठ से थोड़ा सा बाहर है, 1857 के युद्ध से पहले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादाजी का नाम था पंडित गंगाधर नेहरू। इनके पिताजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू, और उनके पिताजी थे गंगाधर नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू के दादाजी गंगाधर नेहरू, वो दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे, याद रखेंगे। कोतवाल समझ रहे हैं ना? यानी कि एक तरह से सेना, एक तरह से मंत्री, एक तरह से, ठीक है ना? कोतवाल हुआ करते थे कब? दिल्ली में। यानी कि उस समय मुगलों का शासन हुआ होगा नहीं? 1857 से लड़ाई से पहले दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो उस समय वो दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे, यानी उस समय सेना पद में थे कौन? उनके दादाजी। चलते हैं इसके बाद दो औद्योगिक सॉरी है, यहाँ औद्योगिक होगा। औद्योगिक शहरों का विकास हुआ, जिसमें जमशेदपुर और कानपुर। बाद में कुछ 2 शहर का विकास हुआ, जिनमें कौन था? जमशेदपुर और कानपुर शहर का विकास हुआ है। जमशेदपुर किसके लिए प्रसिद्ध था? अभी भी प्रसिद्ध है, स्टील के उत्पादन के लिए। और कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़े के उत्पादन के लिए। आगरा, कानपुर, लखनऊ, इन सारे शहरों में अभी चमड़ा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। नहीं समझे? हाँ हाँ होता है, लेकिन ये शहर ज्यादा है किसके लिए? चमड़ा के उत्पादन। ऐसे आगरा में भी चमड़ा उद्योग बहुत ज्यादा था, तो उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि चमड़ा का जो गलाया जाता था ना, उससे जो केमिकल का यूज होता था, उससे वायुमंडल प्रदूषित होता था। और आगरा का जो वो क्या है, ताजमहल, वो धुंधला होते जा रहा था। तो हमारी सरकार ने वहाँ के बहुत सारे उद्योग को क्या कर दिया? हटवा दिया वहां से। ठीक है, लेकिन अभी भी वहां पर कानपुर में चमड़े के उत्पादन और अन्य प्रकार के हैं ही उद्योग। लेकिन जमशेदपुर मूल रूप से किसके लिए? स्टील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर विकसित हुए हैं। क्लियर? और आगे देखेंगे हम लोग, फिर कलकत्ता, फिर वहां पर कौन कौन से उद्योग विकसित हुआ, फिर मुंबई में कैसे विकसित हुआ, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट अध्याय में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।